हाय गाइस, कैसे आप सब। और चलिए डिस्कस करते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को। डेट है 21 एंड 27 अगस्त। 2 दिन का न्यूज़पेपर हमारा रह गया था, तो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा जो न्यूज़ है वो ये कहता है कि जो हमारी फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। तो डिटेल में थोड़ा देखें, और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सबको यहाँ एक डिटेल में हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएनएस विक्रांत जो है इंडिया का फर्स्ट मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। जैसे कि हरक्यूलिस है, एक एग्जांपल दिया गया है। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। पहला तो इंडिजीनियस है, और ये पहला है और इंडिजीनियस भी है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन एंड इंडियन नेवी ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसका कहाँ पे हुआ है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। स्टार्ट ये प्रोजेक्ट कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था, ठीक है। व्हाट इज एयरक्राफ्ट कैरियर, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। एक कहें तो मिनी फ्लोटिंग सिटी है ये, ठीक। जो फ्लाइट डेक है, साइज है इस शिप का, एटलीस्ट है वो 2 फुटबॉल फील्ड के साइज का है, ठीक है। मीन्स ये जो शिप है, इसको डेक कहते हैं। ये एरिया जो है यहाँ पे ये सारी प्लेन्स वगैरह यहाँ पे हॉल्ट रहती है, और यहाँ से वो जो होता है प्लेन, जो भी फाइटर प्लेन होती है या फिर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो लोग टेक ऑफ करते हैं फाइटर प्लेन्स वगैरह यहाँ से, और लैंडिंग होती है, ठीक है। तो इनका जो deck है वो फुटबॉल फील्ड के बराबर का है, ठीक है। इसको फ्लोटिंग एयर बेस के नाम से भी जानते हैं। आईएनएस विक्रांत कैपेबल ऑफ कैरिंग, आर्मिंग, डिप्लॉइंग एंड रिकवरिंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। पार्ट ऑफ वॉरशिप ऑफ अ कंट्री, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या है इनका, अगर डिटेल में देखें तो 262 मीटर लॉन्ग है ये, 62 मीटर वाइड है, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर एंड 14 डेक्स कैन कैरी 1700 पीपल एंड 30 एयरक्राफ्ट, ठीक है। मतलब 1700 पीपल और 30 एयरक्राफ्ट ये कैरी कर सकता है। 4 गैस टरबाइन है इनके, ठीक है। स्पीड जो है 28 नॉट है। बेसिकली जो शिप्स वगैरह होती हैं उनका जो स्पीड होता है उसको नॉट्स में हमेशा मेजर किया जाता है। स्पेशलाइज्ड केबिन बनाया गया है स्पेशल फॉर द वीमेन ऑफिसर्स, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मीन्स यहाँ पे विमेन को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। स्पेशल टाइप का, और बोले तो हाई ग्रेड का स्टील यूज किया गया है फर्स्ट टाइम इन इंडिया टू बिल्ड दिस आईएनएस अरिहंत, ठीक है। वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीनरी ऑपरेशन, शिप नेविगेशन, मीन्स हाई टेक्नोलॉजी एंड नेविगेशन यूज किया जा रहा है इस शिप में, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो लार्जेस्ट वॉर शिप है जो कि इंडिया में या फिर कंट्री में इंडिजीनियसली बनाई गई है। इंडिजिनाइ इंडिजिनाइजेशन को ये बूस्ट करेगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इंडिया एक आत्मनिर्भर भारत बने, ठीक है, उसको ये साकार करेगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इट विल हेल्प वेरी मच to enhance the Indian naval capability and capacity related to the maritime security, and also harnessing the India position in the Indian Ocean region, ठीक है। ये हेल्प करेगा बहुत तरीके से इंडिया का जो एक पोजीशन है इंडियन ओशियन रीजन में, उसको इनहेंस करने में, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट सेक्शंस ओवर 2000 करोड़ फॉर क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम सब्सिडी। बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, या फिर यूं कहें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्शन से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं एक बार इसको। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। मीन्स जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसको बचाने के लिए, या फिर जैसे इंसानों के लिए इंश्योरेंस होता है, वैसे ही जो एग्रीकल्चरल क्रॉप होते हैं उनके लिए एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। रिप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS एंड मॉडिफाइड NAIS, ठीक है।
बेसिकली NAIS को रिप्लेस किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। लॉन्च कब हुआ था? ड्यूरिंग द खरीफ सीजन 2016। तो खरीफ सीजन कब होता है? समर टाइम जो होता है वो खरीफ सीजन का होता है। 2016 में ये लॉन्च हुआ। एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू ensure a comprehensive risk cover for crops against all non-preventive natural risks from pre-sowing stage to post harvest stage। यहाँ पे ये लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। पहला ये है कि जो ये स्कीम है वो कवर करता है, पहली बात तो ऑल द नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। ठीक है, पहला ये कवर करता है। दूसरा, ये प्री सोइंग स्टेज टू पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज, यानी बुआई से पहले और कटाई के बाद भी इसको भी कवर करता है। तो नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क पहला हो गया, और दूसरा हो गया प्री सोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज। नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क का मतलब ये हो गया जैसे कि जिसको प्रिवेंट ना किया जा सके, जैसे कि हेल स्टॉर्म, हैवी प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल, तो उसको कहते हैं नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। ठीक है, ये दोनों चीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, यूपीएससी यही पॉइंट देके और आपको कंफ्यूज कर देती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, मीन्स अगर सपोज ये देखते हैं कि जो फार्मर उसका क्रॉप डैमेज हुआ तो उसको एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है ये जो स्कीम है। ठीक है, फार्मर के इनकम को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इनकरेज करता है टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और टू अडॉप्ट द मॉडर्न मशीनरी। ठीक है, इंश्योरिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फार्मर्स, इंश्योर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल्सो इनहेंसिंग द ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे थोड़ा सा और डिटेल में दिया है, एक बार देखते हैं। तो गाइडेंस एंड कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। एलिजिबिलिटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो ऑल फार्मर्स, ठीक है, सारे फार्मर्स एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टीनेंट फार्मर्स। मीन्स जो शेयर क्रॉपर हैं और टीनेंट फार्मर हैं, इनफैक्ट वो लोग भी एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये एक वॉलेंटरी स्कीम है। क्रॉप कौन कौन सी कवर्ड है इसके अंदर? तो फूड क्रॉप्स के अंदर देखें तो सीरियल्स है, मिलेट है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट प्रीमियम रेट फिक्स की गई हैं डिफरेंट क्रॉप के लिए। सपोज करते हैं कि अगर खरीफ के लिए है तो 2% का प्रीमियम है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% का है, और हॉर्टिकल्चर यहाँ होता है या फिर जेड होता है तो उसके लिए 5% का प्रीमियम है। खरीफ की सीजन में होता है तो ये समर सीजन में होता है, रबी विंटर सीजन में क्रॉप्स होते हैं, और हॉर्टिकल्चर तो ऑल सीजन में होता है, बट इसका प्रीमियम जो 5% है। ठीक है, और ये सारे मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ये आप क्रॉप्स वगैरह पढ़ लीजिए कौन से किस सीजन में होते हैं, ये हो सकते हैं इंपॉर्टेंट है। जो सेंटर और स्टेट का रिवेन्यू में शेयर होता है वो कितना होता है? तो चलिए देख ले। अगर जनरल जो है वो 50/50 होता है, मतलब सेंटर 50% देता है और स्टेट 50% रिवेन्यू देता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात की जाए तो जो सेंटर होता है वो 90% रिवेन्यू देता है, और जो स्टेट होता है वो 10% का उसमें कंट्रीब्यूशन करता है रिवेन्यू का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दावेदार कमेटी बेसिकली अपना रिपोर्ट सबमिट की है ओवर द स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक, तो चलिए बात देखते हैं कि व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन। ये मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था टू ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द अर्बन एरिया। बेसिकली अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, लोकल डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, आप इसको याद रखिएगा। स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में डिफरेंस होता है, ये दो तरीके की स्कीम्स होती हैं। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो बेसिकली ये होता है कि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो कंट्रीब्यूशन करता है। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। तो स्मार्ट सिटी क्या होता है? तो इम्प्रूविंग लाइफ थ्रू द अप्रोचेस डिजिटल, मीन्स डिजिटल उस पूरे एरिया को बनाते हैं। आईटी, अर्बन प्लानिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पॉलिसी चेंजेस एक्सेट्रा। पुटिंग पीपल फर्स्ट एंड वर्किंग फॉर देम। की आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो लाइबिलिटी इनहेंस करने के लिए, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये एक ग्राफ आपके लिए बनाया गया है कि पीपल है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट, ऑल थ्री आर इंटीग्रेटेड, ओके। इनसे एक बेटर लाइबिलिटी होगी और इकोनॉमिक लाइबिलिटी, और अगर एज अ होल देखें तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू प्रमोट द सिटी दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन। बेसिकली अगर इसके कोर की बात करें तो एक सिटीजन को हेल्दी लाइफ स्टाइल देने के लिए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर देने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन, ठीक है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ मेंशन है, लाइक एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, efficient urban mobility and public transport, affordable housing, especially for poor, robust IT connectivity and digitalization, good governance, especially for e-governance and citizen participation, sustainable development, environment, sorry, safety and security of the citizen, particularly women, children and the elderly, health and education, ठीक है। ये सारी बातें हो गई जो कि स्मार्ट सिटी को हेल्प करती हैं एक बेहतर एनवायरनमेंट में विकसित होने का, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है देखते हैं। तो रेट्रोफिटिंग है, रीडेवलपमेंट होता है, ग्रीन फील्ड एरिया डेवलपमेंट होता है। देखिए दो तरीके का होता है, ग्रीन फील्ड होता है और ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पे अब बिल्ट नहीं है तो ग्रीन फील्ड एरिया होता है, और अगर स्ट्रक्चर बिल्ट है वहाँ पे रिनोवेट किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड, ठीक है। पैन सिटी इनिशिएटिव लिया जाता है, एटलीस्ट वन स्मार्ट सॉल्यूशन इज अप्लाइड फॉर द सिटी वाइड। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या है? तो रेप्लिकेशन, क्रिएशन ऑफ सिमिलर स्मार्ट सिटीज है, कवरेज कितनी सिटीज में है? तो 100 सिटीज में, कन्वर्जेंस ऑफ अदर प्रोग्राम्स स्कीम्स लाइक अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, हृदय एंड डिजिटल इंडिया एक्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़े, देखते हैं कि हमारी अगली न्यूज़ क्या है। तो बेसिकली 21 लोग मर जाते हैं हिमाचल के रेनफॉल में। तो क्या क्या वजह है और किन किन वजह से ये सब हुआ है? तो चलिए एक बार देखते हैं। तो बेसिकली फ्लैश फ्लड आया है और जिसकी वजह से इतनी जाने गई हैं। तो व्हाट इज फ्लैश फ्लड? एंड ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेट करता है, ठीक है। फ्लैश फ्लड क्या होता है? तो एक्सेसिव रेनफॉल ओवर फ्यू डेज लीड टू द स्टेगनेशन ऑफ वाटर एंड फ्लड, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स ऑकर विद इन 6 आवर्स, ऑफन 3 आवर्स, ठीक है। मीन्स 6 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है, या फिर जो कहें कि पानियों का बहार आ जाता है, तो उसको अचानक से ये सारी चीज होती है, इसलिए फ्लैश फ्लड बोला जाता है, ठीक है। कॉजेज क्या क्या होते हैं? तो क्लाउड बर्स्ट होने से, मीन्स बादल फटने की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ग्लेशियल लेक आउटफ्लो हो गया है, जैसे ग्लेशियल है वहां पे आउटफ्लो हो गया मीन्स, या फिर लैंडस्लाइड हुआ ग्लेशियर लेक में और पानी अचानक से बाहर आ गया। स्लो मूविंग थंडरस्टॉर्म्स, अपस्ट्रीम थंडरस्टॉर्म ऑन माउंटेन्स एरिया, हरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, या फिर लैंडस्लाइड। एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये सारे रीजंस हैं फ्लैश फ्लड के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सॉरी, वो टॉपिक वहाँ पे खत्म था। ये सारे यहाँ पे थोड़े पॉइंट आगे आ गए हैं, तो आप उनको लीव ऑन कर देंगे। कार ब्लास्ट हुआ है मॉस्को में, ठीक है। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके सहयोगी जो हैं उनकी डॉटर का डेथ होता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि प्लेस जो है वो यूपीएससी बहुत बार ऐसा होता है कि पूछ लेती है और प्लेस का उस कंट्री से मैच करा लेती है। तो बेसिकली मॉस्को हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मॉस्को कहाँ है? तो ये रशिया में है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर लिया था।
यहाँ पे ये बताया गया है कि फोर्सफुली अभी भी जो आधार कार्ड है उसको वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है। अ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑलरेडी बोल चुका है कि जो आधार कार्ड का लिंक है वोटर आईडी से वो मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलेंटरी है। ठीक है, उसके बावजूद भी ये सारे काम हो रहे हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं व्हाट इज आधार कार्ड एंड हु इशू दैट आधार कार्ड। तो ठीक है, तो आधार कार्ड को इशू यूआईडीएआई करता है, मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, UAIDAI is a statutory authority established in 2016 by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। ठीक है, अंडर द आधार एक्ट 2016। ठीक है, the UIDAI was initially set up by the government of India on January 2009 as an attached office under the planning commission। ठीक, और यूआईडीएआई जो होता है वो मैंडेट करता है 12 डिजिट का यूनिक कोड, जिसको एक आधार कार्ड कहते हैं, और उन सब रेसिडेंट्स के लिए जो कि इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीज यहाँ पे देख लिए डिटेल में कि यूआईडीएआई क्या है और आधार क्या कार्ड क्या है। आधार कार्ड बेसिकली यूआईडीएआई के द्वारा इशू किया जाता है, वो 12 डिजिट का यूनिक नंबर उस पे होता है जो प्रोवाइड किया जाता है ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, चलिए उसी न्यूज़ को आज के न्यूज़पेपर में भी कवर किया। बेसिकली ये 21 22 दोनों अगस्त के न्यूज़पेपर हैं, तो 22 में भी इनको कवर किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आई थी उससे जो डेथ हुई थी वो 27 पहुंच गई है। तो क्या क्या रीजंस थे बेसिकली, एज मैनी ऑफ 46 इंसिडेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, और चलिए फिर डिटेल में एक बार देखते हैं कि लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड से ये सारी चीजें क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज फ्लैश फ्लड, एक डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसका। तो अगर सडन सर्ज होता है वाटर लेवल का, ठीक है, ड्यूरिंग और जनरली एन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन, मीन्स सडन जो वाटर लेवल है वो अचानक से बढ़ जाए और एक जगह पे आ जाए, तो उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। ठीक है, दीज आर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट और शॉर्ट ड्यूरेशन with a very high peak and usually have less than 6 hours between the occurrence of the rainfall and the peak flood। मीन्स 6 घंटे से भी कम टाइम में ये जो होता है वो हो जाता है पूरा फिनोमिना कि रेनफॉल होता है और पीक फ्लड आ जाए अचानक से 6 घंटे के अंदर, इसी को फ्लैश फ्लड कहते हैं। बेसिकली दो चीज याद रखिएगा, 6 घंटे का टाइम लगता है रेनफॉल हुआ और पीक फ्लड आने में। ठीक है, the flood situation worsen in the presence of choked drainage lines or encroachments obstructing the flows of water। मीन्स ये एक रीजन हो सकता है कि जो ड्रेनेज लाइंस वगैरह है वो चोक हो गई हैं। ठीक है, कॉजेज अगर और देखें तो इट मे बी कॉज बाय द हैवी रेन एसोसिएटेड विद द सीवियर थंडरस्टॉर्म, हरिकेन्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Melting of ice, snowfields, flash flood occur due to the dams or the levee breaks, means डैम कहीं पे टूट गया, मड स्लाइड से debris flow हो गया। ठीक है, in areas or near volcano, flash floods have also occurred after eruption and the glaciers have melted by the intense heat। ठीक है, ये सारी रीजंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, द लोकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, द लैंड यूज एंड द टोपोग्राफी, द वेजिटेशन टाइप्स एंड द ग्रोथ डेंसिटी, सॉइल टाइप एंड द सॉइल वाटर कंटेंट ऑल डिटरमाइन जस्ट हाउ क्विकली द फ्लैश फ्लडिंग में अकर एंड इन्फ्लुएंस वेयर इट ऑकर। ये सारे एक रीजन है, सॉरी, कि जो फ्लैश फ्लड है वो कहाँ आएगा। ठीक है, तो आप इन सब पॉइंट को डिटेल में रखिएगा। मिटिगेशन मीन्स इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ वैलीज पीपल शुड लिव इन द एरियाज ऑफ स्लोप विद फर्म ग्राउंड फॉर सेफ्टी रीजंस। ठीक है, वैली से जगह पे आप एक अच्छे एरिया पे उनको रखें जिससे वो बचें। In areas where the ground features have developed, inappropriate steps should be taken to check the infiltration of rainwater and surface water। मीन्स एक रेगुलर पीरियड पे चेक इन होनी चाहिए कि जो रेन वाटर या सरफेस वाटर है
वो किस लेवल पे, ठीक है। बैन करना चाहिए और इनडिस्क्रिमिनेट और अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन वर्क को, ठीक है। लैंडस्लाइड क्या होता है, अगर डिटेल में डिस्कस करें तो अ लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ रॉक डेब्रिस अर्थ डाउन टू द स्लोप। मीन्स कोई बहुत हैवी मास का डेब्रिस है वो ऊपर से नीचे लाइक ऐसे वो आता है, इसको लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है। लाइक ये पूरा एक माउंटेन है, ब्रेक होता है, वो ढलान से नीचे आता है, ये आपका हो गया लैंडस्लाइड। There are a type of mass wasting which denote any downward movement of soil and rock under the direct influence of the gravity, ठीक है। ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है जिसकी वजह से ये जो डेब्रिस होता है नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो slope movement occurs when the force acting downward mainly due to gravity exceed the strength of the earth material that compass the slope, ठीक है। बेसिकली ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ घिसकते जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस भी बहुत सारे काम करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी काम करते हैं, ठीक है। एजेस भी काम करती हैं ऑफ द माउंटेन्स और द रॉक्स, और रेनफॉल प्रेसिपिटेशन भी काम करती हैं वहाँ पे। Landslides are caused due to three major factors like geological, morphological, human activities, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका है। मिटिगेशन क्या क्या हो सकती है, तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंस्ट्रक्शन, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन रोड ऑन द सॉरी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, मीन जो लैंडस्लाइड वाली एरिया है वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह है, फिर और भी कोई बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट रोकना चाहिए। बेसिकली ये सारे काम रोक देने चाहिए ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल सीजन, ठीक है। लिमिटिंग एग्रीकल्चर टू वैलीज एंड एरियाज विथ मॉडरेट स्लोप्स, control on the development on the large settlement in the high vulnerability zone, ठीक है। सॉरी कंट्रोल हमें रखना चाहिए डेवलपमेंट जो हो रहा है और लार्ज नंबर ऑफ सेटलमेंट हो रही है वल्नरेबल जोन पे, इसको भी काफी कंट्रोल करना चाहिए। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट आर द शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट ओवर ए स्मॉल एरिया, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं बट एक बार और देख लेते हैं। एक स्मॉल एरिया में काफी ज्यादा प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल होना ही क्लाउड बर्स्ट होता है। इट इज अ वेदर फिनोमिना विद अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग 100 mm per hour over a geographical region of approximately 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बेसिकली जो 20 से 30 किलोमीटर एरिया के अंडर अगर 100 मिलीमीटर पर आवर में अगर पानी बरस जाता है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं क्लाउड बर्स्ट के। फ्लैश फ्लड आ जाएगा, लैंड स्लाइड होगी, मड फ्लो एंड द लैंड कार्विंग हो केविंग होगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा न्यूज़ क्या है कि सोमालिया में सिक्योरिटी फोर्सेस को रेस्क्यू करने में 106 हॉस्टेजेस जो थे लगभग 30 घंटे लग गए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि सोमालिया हो जाता है। बेसिकली वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और जो टेररिस्ट थे वो कुछ हॉस्टेजेस कुछ लोगों को बंदी बना लिए हुए हैं, ठीक है। तो उनको छुड़ाने में जो वहाँ की बेसिकली फोर्सेस थी, 30 घंटे का बैटल लगता है और इसमें 21 लोग की जान जाती है, डजन्स ऑफ पीपल जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सोमालिया कहाँ है, और यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम चलते हैं तो ये पूरा जो रीजन है ये ईस्टर्न साइड में ये सोमालिया है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक होता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो इथोपिया हो गई, इरिट्रिया हो गई, डिजिबुटी हो गई और सोमालिया, ये चारों कंट्रीज मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। इसलिए मैंने इस मैप को अटैच रखा है, आप इसको याद रखिएगा। जितने भी ब्लू कलर में ये सारी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती हैं, बेसिकली 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये सारे उसमें आती हैं। आप याद कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे याद रखेंगे SEED, ठीक है। सीड से याद रखिएगा, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एंड डिजिबुटी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। सेम मैप है बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स वगैरह सी वगैरह दिखाने के लिए मैंने यहाँ लगा रखे हैं और क्या क्या अलग से हैं। तो
जो सी आती है वो रेड सी आती है, ठीक है, सोमालिया के आगे और एरिट्रिया से। और आगे देखेंगे आप तो गल्फ ऑफ एडन है, उसके आगे अरेबियन सी है, और ये जो हिस्सा है बेसिकली इसको बाबल अल मंडब बोलते हैं, ठीक है। और ये एरिया मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आपका इथोपिया और यमन के बीच का ये जो एरिया है इसको बाबल अल मंडब बोलते हैं, बाबल मंडब, ठीक। तो चलिए ये पूरा डिटेल में डिस्कस हो गया, यहाँ पे लगा भी रखे हैं बाब एल मंडब, ठीक, डिजिबूटी और यमन के बीच में। तो चलिए सारा मैप आप देखिए, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे नाम मैं नहीं लेना चाहता, पॉलिटिकल किसी भी लीडर का इम्पोर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर है, वो कह रहे हैं कि जो अनब्रांडेड फूड आइटम्स हैं उन पे जो जीएसटी लगती है उनको बेसिकली स्क्रैप कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज जीएसटी एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये हमारे जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के इकोनॉमिक सेक्शन से काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हॉट टॉपिक बन जाता है। जीएसटी जो है 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत लाया गया था। ये बिल जो है 2014 में पास होता है, ठीक है। लास्ट में मई 2015 में ये लाया जाता है इसको। इन इट वाज इनेक्टेड एज कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2016 में विद इफेक्ट फ्रॉम 16 सितंबर। It heralds its first significant step towards the indirect tax reform in the India's last 30 year, ठीक है। फाइनली ये जो लॉन्च होता है 2017 में लॉन्च होता है। दो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसको याद रखिएगा 122, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 101, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू द जीएसटी है, और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये फाइनली लॉन्च कब हुआ था 2017 में, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरीके के टैक्स होते हैं। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सॉरी, इट इज अ टैक्स लेविड व्हेन अ कंज्यूमर बायर्स अ गुड और द सर्विसेज, ठीक है। ये वहां लगता है अगर कोई गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं, ठीक है। इट इज मेंट टू बी अ सिंगल comprehensive टैक्स दैट विल बी subsume all other similar indirect taxes on the consumption like services tax। मीन्स ये कंट्रीज को बेसिकली एक सिंगल टैक्स के अंदर लाना था, इसलिए सारे इनडायरेक्ट टैक्स जितने थे उनको सबज्यूम कर दिया गया एक टैक्स के अंदर, और जिसको जीएसटी बोला गया, ठीक है। इसके अंदर 17 लार्ज टैक्सेस हैं और 13 सेस जो है सबज्यूम करके जीएसटी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इट इज सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स ये दोनों पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे भी, याद रखिएगा आप, ठीक है। राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एंड कंज्यूमर। This is done in most developed countries. More than 160 countries have implemented this system of taxation। मतलब 160 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। जीएसटी डज नॉट टैक्स और गेट इनटू स्पेसिफिक कमोडिटी, मींस जो जीएसटी किसी स्पेसिफिक कमोडिटीज के लिए नहीं जाता है। कौन कौन से आइटम एग्जेम्प्टेड हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगा जाता है, ये देखा जाए तो फ्रेश फ्रूट हो गया, फ्रेश मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया। एक्सपोर्ट्स और सप्लाईज जो कि एसईजेड या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है बेसिकली उस पे जीएसटी नहीं लगता है। डेवलपर्स ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रेन्स हो गया, सॉल्ट हो गया, जेगरी हो गई, इन सारी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता है। अल्कोहल यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नेचुरल गैस, पेट्रोल एंड इट्स प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने प्रोडक्ट हैं इन सब पे जीएसटी नहीं लगती है। बेसिकली जो जीएसटी लगती है वो चार स्लैब में होती है, 5%, 5, 12, 18 और लास्ट जो होता है 28। ये चार जीएसटी स्लैब है, परसेंटेज में होता है 5%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो हाईएस्ट जीएसटी लगता है वो 18% का, मीन्स बेसिकली हाईएस्ट तो 28% का जीएसटी है, बट जो हाईएस्ट आइटम कवर्ड है वो किस में कवर्ड है, 18% वाले टैक्स स्लैब में, ठीक। तो ये थी हमारी सारी डिस्कशन आपकी, और होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है।